नाज़रीन, अगले 48 घंटे काफी क्रिटिकल जब हो सकते हैं। एक तरफ न्यू राउंड ऑफ टॉक्स जब वो होने जारी हैं, इसकी खबरें आ रही हैं, लेकिन साथ साथ जो जंग का खतरा है वो एग्जिस्ट करता है। उसकी वजह यह है कि अमेरिका ये कह रहा है कि अगर मुज़ाकरात कामयाब ना हुए, अगर ईरान ने ये एग्रीमेंट कबूल ना किया तो फिर हम ईरान के ऊपर जो अटैक कर देंगे। एक बार फिर पावर प्लांट्स को अटैक करने की जब धमकी लगाई जा रही है, ये वही पुराना पैटर्न है जिसमें एक्सेसिव डिमांड्स रखना, हद से ज्यादा डिमांड्स थोपने की कोशिश करना, जो कि मानी नहीं जा सकती हैं, जो कि इक्वल टू सरेंडर होती हैं, और फिर उसको साथ नथी कर देना कि ये अगर ना मानी गई तो हम हमला कर देंगे। ये कोई ट्रू और मीनिंगफुल डिप्लोमेसी नहीं है। और साथ जो इजराइल से खबर आ रही है, उनका मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि न्यू टारगेट्स जो है वो ईरान में ये मार्क कर लिए गए हैं और इजराइल बहुत जल्द ईरान पर हमला करेगा। और अब की बार इजराइल जो है वो ईरान में एनर्जी साइट्स को भी निशाना बनाएगा। हमारे एस्टीमेट के मुताबिक इजराइल ईरान के ऊपर हर सूरत अटैक करेगा। वो आज नहीं करेगा तो कल करेगा, वो अटैक करेगा, ठीक है ना। ये जंग ही के जरिए कभी ये टेबल पर ये मसला हल होने वाला नहीं है, ठीक है। अमेरिका और ईरान के दरमियान हो सकता है कोई डील हो जाए, और लेकिन वो बाद में उस डील से मुकर जाएंगे, जैसे 2015 में उन्होंने डील की, फिर उससे जब वो मुकर गए और यूनिलैटरली उस डील से जब वो विड्रॉ कर लिया। सो ये मसाल टेबल पर हल नहीं होंगे। अनफॉर्चुनेट बात है, क्योंकि इस सब मसले का जो नुक्ता है वो तो इजराइल है, और इजराइल अपनी पॉलिसीज बदलने के लिए तैयार नहीं है, और अभी तक अमेरिका बेबी को लगाम डालने के लिए तैयार नहीं है। तो बाकी सब बातें बस ऐसे ही हैं, ठीक है जी। राउंड्स हो जाएंगे, हो सकता है कोई मुआहिदा भी उसके नतीजे में तय पा जाए, लेकिन ये मसाइल मिडिल ईस्ट के कभी हल होने वाले नहीं हैं। अब देखना, इजराइल कह रहा है हम दोबारा अटैक करेंगे, और गजा में वो बमबारी इस वक्त कर रहे हैं, लेबनान में जो वो कर रहे हैं वो भी हमने आपके सामने रखा है। अच्छा, अब इसी दरमियान जो है वो ट्रंप ने अनाउंस कर दिया जी उनका डेलीगेशन आ रहा है इस्लामाबाद। लेकिन अभी तक जब जो ताज़ा तरीन इंफॉर्मेशन है, जब हमने ये वीडियो स्टार्ट की है उस वक्त तक ईरान से अभी कोई तस्दीक नहीं आई। अभी आ जाए तो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ताज़ा तरीन जब इंफॉर्मेशन हम ये वीडियो कर रहे हैं तो अभी तक ईरान ने तस्दीक नहीं की है, वो अपना डेलीगेशन नहीं भेज रहे हैं। और इसलिए पाकिस्तान और ईरानी जो लीडरशिप है उनके राब्ते भी शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का राब्ता हुआ है, अभी पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म हैं और ईरान के सदर हैं वो बात करेंगे कुछ ही मिनट्स के अंदर, और वज़ीर ख़ारजा का जो राब्ता है आपस में हुआ है। सो ईरान में एक हार्ड लाइनर स्टांस जो है वो नज़र आ रहा है, क्योंकि ईरान ये देख रहा है कि भाई हम जो कंसेशंस देते हैं ये इनकी मकारियां फिर शुरू हो जाती हैं, तो अब हम किसी और अंदाज में इनसे मुज़ाकरात करेंगे। हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोली, उसका नतीजा हम पर मज़ीद डिमांड्स थोपने की चक्कर में आया, और अमेरिका कहता है ये हमारा ब्लॉकेट जारी रहेगा। भाई आपका ब्लॉकेट किस अंदाज में और क्यों जारी रहेगा? तो इसलिए अब ईरान में जो हार्ड लाइनर अप्रोच है वो आज नजर आ रही है। अब देखना, वो कह रहे हैं हम अपना डेलीगेशन नहीं भेजेंगे, एट द एंड मेरा ख्याल से वो भेजेंगे। और ईरान और पाकिस्तान की जो लीडरशिप है उनके इस वक्त इसलिए राब्ते भी हो रहे हैं, लेकिन ईरान एक सख्त मैसेज अब इस वक्त दे रहा है। तो इसी दरमियान ईरान ये कह रहा है कि हमने अपने मिसाइल की जो अपग्रेडेशन है वो शुरू कर दी है। बहुत इंटेंसिफाइड पेस के ऊपर हम अपने मिसाइल को अपग्रेड कर रहे हैं। उधर अमेरिका बिल्डअप कर रहा है, उधर इजराइल नए टारगेट सेट कर रहा है, और इधर ईरान कह रहा है कि हम अपग्रेडेशन अपने मिसाइल की कर रहे हैं, और चाइना रशिया से कार्गो प्लेन जो है वो ईरान आ रहे हैं। नसीन, अगर दोबारा जंग होती है तो ब्लैक रॉक क्या कह रहा है? ब्लैक रॉक जो है ये अमेरिका की आप कह लें सबसे बड़ी कंपनी है, जिसको आप डीप स्टेट कहते हैं। वो यही 3-4 बड़ी कंपनीज हैं। इनकी जो मालियत है वो $13 ट्रिलियन है। ये एसेट मैनेजमेंट की कंपनी है, यानी दुनिया के बड़े बड़े बिलियनर्स, अमेरिका के, यूरोप के, बाकी दुनिया के, वो यहाँ पर अपना सरमाया इनको देते हैं और ये आगे इन्वेस्ट करते हैं, और फिर उससे मुनाफा जो है उन बिलियनर्स को दिया जाता है। ये एक एस्टिमेट के मुताबिक $13 ट्रिलियन के एसेट्स को जब वो मैनेज करते हैं, ये समय दुनिया चला रहे हैं। ये दुनिया में जहां भी जंग होती है, जो भी मसला है, ये उसमें पसे पर्दा इन्वॉल्व होते हैं। जहां पर अमेरिकन गवर्नमेंट एग्रीमेंट कर रही होती है, मिसाल के तौर पर यूक्रेन में कोई एग्रीमेंट हो रहा है तो उसमें ब्लैक रॉक पीछे होगी, उस एग्रीमेंट के अंदर नजर नहीं आएगी लेकिन वहां पर होगी। सो इसके बारे में हम पहले भी आपको बता चुके हैं। तो ब्लैक रॉक का सीईओ क्या कह रहा है, यानी ये वो लोग हैं, समझ लें, जो दुनिया चला रहे हैं। BlackRock warns European stock at risk due to energy crisis from Iran war.
ब्लैक रॉक ये कह रहा है कि ऑलरेडी यूरोपियन इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो चुका है। उन्होंने कहा है कि एनर्जी कॉस्ट इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि यूरोपियन जो मार्केट्स हैं वो अब इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं रही हैं जैसा कि वो कुछ महीने कबल थी। सो ही सेड कि यूरोपियन इक्विटीज आर लेस अट्रैक्टिव देन दे वर अपेयर्ड जस्ट अ फ्यू मंथ्स अगो। यानी इतना बड़ा डैमेज बेबी ने पहुंचाया है अपने सबसे बड़े इत्तेहादियों को। कुछ महीने पहले यूरोप इतना डैमेज नहीं था जितना आज हो चुका है। और ये कौन बात कर रहा है? ब्लैक रॉक। सो ग्लोबल एनर्जी जो क्राइसिस पैदा हुआ है उससे यूरोप जो है वो ज्यादा वल्नरेबल नजर आया है कि यहां पर तो सप्लाई कट जाएगी, फ्यूल प्राइसेस अचानक ऊपर चली जाएंगी, एनर्जी प्राइसेस अचानक ऊपर चली जाएंगी। तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो अब यूरोप को ज्यादा सेफ हेवन नहीं समझ रहे हैं कि यहां पर हम अपनी इंडस्ट्री लगाएं, यहां पर हम इनके स्टॉक मार्केट्स में आकर इन्वेस्ट करें। कब स्टॉक मार्केट नीचे गिर जाए कुछ पता भी नहीं चलना, ठीक है ना। और यहां पर इंडस्ट्री लगाएं, कब एनर्जी प्राइसेस ऊपर चली जाएं पता भी नहीं चलना। सो यूरोप यानी एक अट्रैक्टिव मार्केट अब नहीं रहा, डैमेज हुआ है इस ईरान वॉर की वजह से। तो ये जंग किसने की है? बेबी ने किया। अभी जर्मनी ने $8 बिलियन का और असला भेजा है ना। तो ये जब तक यूरोप इस बात को अंडरस्टैंड नहीं करता, जो कि बहुत हद तक कर भी रहे हैं मुल्क, लेकिन फिर भी जब तक ये अंडरस्टैंड नहीं करते कि ये जो असला भेज रहे हैं इसराइल को और इसराइल की अनकंडीशनल सपोर्ट जारी रखे हुए हैं और जेनोसाइड पर भी आंखें और कान बंद रखे हुए हैं, उससे इनको नुकसान हो रहा है। तो अगर अमेरिका और यूरोप इस वॉर ऑफ चॉइस को जारी रखते हैं सिर्फ इसराइल के एक्सपेंशन के लिए, देखें हमने पहले भी बात की इसराइल एग्जिस्ट करता है। ये सारी जंग जो हो रही है ये वॉर ऑफ चॉइस है कि जिस जंग की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ मजीद इलाका हासिल करने के लिए, मजीद लैंड्स पर कब्जा करने के लिए ये सारी जंग हो रही है। तो अब इस जंग के इमीडिएट इंपैक्ट्स जो है वो अमेरिका पर आएंगे और यूरोप पर आएंगे। इमीडिएट इंपैक्ट्स। वैसे तो ये 80 साल से तमाशा जारी है ना, यूरोप आहिस्ता आहिस्ता डैमेज हो रहा था, लेकिन अब ये है हफ्तों की बात, महीनों की बात कि इन जंगों से हफ्तों में और महीनों के अंदर यूरोप इंपैक्ट जो है वो देखेगा। इधर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ बंद हुआ और अगले 72 घंटों के बाद एनर्जी प्राइसेस कहीं खड़ी होंगी। ये इक्वेशन आज से पहले कभी कायम नहीं हुई। तो अगर इसराइल दोबारा कहता है कि वो हमला करने जा रहा है और अमेरिका कह रहा है कि वो अटैक करेंगे और वो एक मीनिंगफुल और बैलेंस्ड मुआहिदा करने के लिए तैयार नहीं है, एक इंसाफ पर मुबनी मुआहिदा करने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि वही डिमांड्स थोपने की कोशिश कर रहे हैं और दोबारा जंग की तरफ जाते हैं, तो ब्लैक रॉक का सीईओ बता रहा है कि फिर उसका नतीजा जो क्या निकलेगा। और इस वक्त अमेरिका के अंदर शदीद मज़ामत जो वो सामने आ रही है, वो भी आगे चल कर मैं आपके सामने रखता हूँ किस तरह मागा में मजीद डिवीजन जो वो बढ़ी है और ट्रंप की जो मेंटल हेल्थ कंडीशन है उस पर बहुत अब शिद्दत के साथ वहां पर बात शुरू हो गई है। एक ही हफ्ते में ट्रंप ने सिविलाइजेशन खत्म करने की धमकी लगाई, एक ही हफ्ते में उसने पोप से जब वो फटा लिया, यानी 3-4 ऐसे बड़े काम हैं जो उसने एक ही हफ्ते के अंदर किए हैं। तो उससे वहां पर डिबेट और ज्यादा शदीद हुई है कि क्या वो उसकी मेंटल हेल्थ जो है वो स्टेबल है, क्योंकि एक नॉर्मल पर्सन ये कर नहीं सकता है। अच्छा, अब जो ट्रंप की ताजा तरीन स्टेटमेंट्स आई हैं, अगेन तरीकाकार वही है, ये कबूल करो वरना हम तुम्हें सफाई से मिटा देंगे, वही लैंग्वेज। और यकीन मानिए अगर ये तबाह कर सकते होते, अगर ईरान को ये सरेंडर करवा सकते होते, ये कभी मुज़ाकरात की तरफ ना आते। इनकी जो डिप्लोमेसी है वो शुरू ही बमबारी से होती है, तो इन्होंने क्या मुज़ाकरात जब करने थे, तो मुज़ाकरात की तरफ ये आए ही इसलिए हैं कि ये वहां पर मिलिटरीली अपने मकासद अचीव नहीं कर सके। कहता है कि हम एक फेयर और एक्सेप्टेबल एग्रीमेंट जो है वो ईरान को पेश कर रहे हैं और वो भी इसके मुताबिक फेयर और एक्सेप्टेबल है, और अगर ये कबूल नहीं करते तो इनको फोर्स्ड सरेंडर करवाया जाएगा क्विकली, बहुत जल्दी हम इनको सरेंडर करवा देंगे फिर, एंड इजीली, बड़ी आसानी से हम ईरान को जो सरेंडर करवा देंगे। इसलिए ज्यादा वो फोकस अब इन बयानात पर हो नहीं रहा है। ईरान ने खुद कहा है कि अब इसको जवाब देने की जरूरत नहीं है। अब मुझे बताया ना कि वो कह रहा है कि बड़ा इजीली हम ईरान से सरेंडर करवा देंगे, और जंग से पहले इसने कहा था ये बड़ा इजी वन होगा, बड़ा आसानी से हम जीत जाएंगे जंग। एंड इफ दे डू नॉट एक्सेप्ट द एग्रीमेंट इट विल बी, अब ये अल्फाज इसके चेक करें, इट विल बी माई ऑनर
टू डू वट मस्ट बी डन। ये मेरे लिए बड़े एजाज की बात होगी कि मैं फिर ईरान को डिस्ट्रॉय करूं, ये वो कहना चाह रहा हूं, बड़े एजाज की बात होगी। उसका माइंडसेट चेक करें और उसकी लैंग्वेज चेक करें। ट्रंप थ्रेटन्स टू नॉक आउट एवरी सिंगल पावर प्लांट इन ईरान। ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक भी आप ना ये कर सकते हैं ना ये धमकी दे सकते हैं। इंटरनेशनल लॉ तो छोड़ दें, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये उसकी भी खिलाफ वर्जी है, पावर प्लांट्स को धमकाना। एंड इजरायली फौज करे तो समझ आती है, क्योंकि वो कोई फौज नहीं है, वो एक गैंग है। तो दुनिया की सबसे सोफिस्टिकेटेड मिलिट्री अब उसकी सारी स्ट्रेटजी इस पर खड़ी हुई है कि ईरान के पावर प्लांट्स तबाह कर देंगे। तो फिर ईरान आगे से क्या करेगा? अच्छा, जेडी वैंस जो है वो आखिरी मिनट में उसने पुल आउट कर लिया और बताया ये जा रहा है कि जी 24 घंटों में जो सिक्योरिटी है वो इस तरह से मैनेज नहीं की जा सकती, ये अमेरिका कह रहा है, इसलिए जेडी वैंस जब नहीं आ रहा। तो फिर कौन आ रहा है? वही स्टीव विटकॉफ, वही जैरेड कुशनर, जो यहां तक जंग में आखिरी धक्का उन्होंने दिया है। वैसे तो जंग कई दहाइयों से प्लान हो रही है ना, लेकिन आखिरी धक्का इन दो शख्सियात ने दिया। वो आकर क्या मुज़ाकरात करेंगे? अच्छा, दरमियान में एक खबर यह भी चली है कि यूरेनियम जो है वो ईरान पाकिस्तान ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन ईरान ने अभी तक इसको डिनाई किया है। ईरान कह रहा है कि हम यूरेनियम जो है वो कहीं ट्रांसफर नहीं करेंगे, हाँ डाइल्यूट जरूर कर सकते हैं। और रशियन मीडिया बता रहा है कि ईरान जो है वो उसने अभी कोई डिसीजन नहीं किया है अपना डेलीगेशन भेजने के हवाले से। तो अगले 48 घंटे देखें ना, इस हवाले से क्रूशल हैं। एक तो अगले 48 घंटों के बाद जो सीज फायर है वो खत्म हो चुका होगा, और ईरान अगर डेलीगेशन नहीं भेजता तो मामलात और ज्यादा संगीन हो जाएंगे, और अगर भेजता है तो फिर हतमी तौर पर क्या सामने आएगा? क्या वो सीज फायर जो एक्सटेंड होगा इस राउंड के बाद? क्योंकि जब ये राउंड मुकम्मल होगा तो सीज फायर खत्म हो चुका होगा। सो अच्छी बात इसमें यह है कि जो डिप्लोमेटिक ट्रैक है वो एग्जिस्ट करता है, उसके तहत राउंड्स हो रहे हैं, अभी तक सीज फायर कायम है, एक्सटेंशन की कोशिश की जा रही है सीज फायर को एक्सटेंड करने की। लेकिन बैड न्यूज यह है कि अभी तक अमेरिका अपनी उस पॉलिसी को जिसमें इजराइल की एक्सपेंशन करवानी है और रीजन के एक एक मुल्क को डिस्ट्रॉय करना है, खासकर ईरान को, उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। सो ये बैड न्यूज है जिसके तहत जंग छेड़ने का जो खदशा है। आज अमेरिकी मीडिया ही की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप के जहन में यह भी था कि ईरान को फतह करके फिर वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो दुनिया पर मुसल्लत करेगा। तो पता नहीं उसके माइंड में क्या क्या कुछ जो चल रहा था। सो जनाब अली, अब अमेरिका के अंदर किस तरह की डिवीजन है? मागा के जो बड़े लोग हैं, यानी बड़े जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, आला उहदेदार रहे हैं, वो इस वक्त ट्रंप के खिलाफ हो गए। मागा लॉयलिस्ट क्वेश्चन ट्रंप सैनिटी एंड कॉल फॉर हिज रिमूवल। उन्होंने सवालात उठा दिए हैं ट्रंप की, क्या वो होशोहवास में है, उसकी सेहत के ऊपर, उनकी मेंटल हेल्थ के ऊपर, और वो ये कह रहे हैं कि ट्रंप को रिमूव किया जाए। मागा एलाइज फ्रॉम ट्रंप मागा मूवमेंट हैव टर्न्ड ऑन प्रेसिडेंट। वो ट्रंप के खिलाफ मैदान में आ चुके हैं, क्वेश्चनिंग हिज मेंटल स्टेट फॉलोइंग हिज जेनोसाइडल थ्रेट्स अगेंस्ट ईरान, और सम सेइंग के 25th अमेंडमेंट जो है वो लाई जाए इस रिमूव करने के लिए। यानी जब से देखिए ये जो बयान है ना, सिविलाइजेशन खत्म हो जाएगी आज रात, ये बयान जाएगा नहीं, ये पीछा नहीं छोड़ेगा, और ये अमेरिका की तारीख में लिखा जाएगा कि ये तक धमकी दे दी गई थी। क्योंकि देखें, आप कहते हैं जी रिजीम बुरी है, रिजीम सोर्स ऑफ टेररिज्म है, रिजीम वैसी है। सिविलाइजेशन का क्या मुराद है? सिविलाइजेशन का क्या मतलब है? तहजीब, कल्चर, औरतें, बच्चे, इंसान, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब तहजीब तो फिर तहजीब है ना। और इससे कोई और खौफनाक बात और इससे ज्यादा कोई बुरी बात दुनिया में, इससे बड़ा क्राइम हो नहीं सकता कि आप सिविलाइजेशन ही को खत्म करने की बात करें। भाई इराक में आप इसलिए कहना कि वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन है, सदाम हुसैन जो है वो बहुत बुरा है, तो वहां पर भी ये इराक के लोगों की मदद करने के लिए गए थे, और ईरान में भी ये ईरान के लोगों की मदद करने आए हैं, और ये मदद कर रहे हैं कि उनकी कह रहे हैं सिविलाइजेशन ही को खत्म कर देंगे। सो ये बयान मिटाया नहीं जा सकेगा। सो उसके बाद से ज्यादा वहां पर डिबेट हुई है कि भाई, सो डोनाल्ड ट्रंप ने वाइप आउट करने की बात की, पोप के साथ बराह रास्त फड्डा लिया,
और फिर जो एआई जनरेटेड उसने इमेज जारी की, एक ही हफ्ते के अंदर उसने ये 3 बड़े काम किए हैं, तो उससे और ज्यादा डिबेट वहां पर बढ़ी है। क्वेश्चंस अबाउट द यूएस प्रेसिडेंट मेंटल स्टेट हैव डॉज्ड हिम सिंस हिज फर्स्ट टर्म। और सीएनएन ये बता रहा है यूएस एनर्जी सेक्रेटरी को कोट करते हुए कि जनाबे अली जो गैस प्राइसेस हैं वो $3 पर गैलन से नीचे नहीं आएंगी। ये उनका एनर्जी सेक्रेटरी जो है वो खुशखबरी दे रहा है। ये अमेरिका फर्स्ट वाले लोग हैं और सारी पॉलिसी सिर्फ इजराइल के लिए। तो अब मिड टर्म इलेक्शन, इसका मतलब इसी दरमियान होंगे जब गैस प्राइसेस ऊपर हैं। खुद एनर्जी सेक्रेटरी कह रहा है कि जी गैस प्राइसेस नीचे नहीं आ सकती, $3 पर गैलन से तो बिल्कुल नीचे नहीं आ सकती। और इधर इजरायली मीडिया की आप रिपोर्ट देखिए कि द आर्मी हैज अपडेटेड द टारगेट बैंक इन ईरान इन प्रिपरेशन फॉर द पॉसिबिलिटी ऑफ सडन कोलैप्स ऑफ द सीजफायर। वो तैयारी कर चुके हैं। ईरानियन एनर्जी फैसिलिटीज जो हैं वो न्यू टारगेट्स के अंदर शामिल होंगी अपॉन द रिजम्पशन ऑफ फाइटिंग। ठीक है, इसमें अब एनर्जी साइड्स जो हैं उसको भी वो धमकाने की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, उसको अटैक करने की वो सारे कह रहे हैं और इजराइल ये करेगा। मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैंने आपको उनका माइंडसेट बताया, वो ये उनका पुराना माइंडसेट है कि हमने, उनकी आइडियोलॉजी ये है कि फॉर हायर कॉज आप कुछ भी कर गुजरो। और हायर कॉज जाहिर है कि वो एक फेक आइडियोलॉजी और सारा उसके ऊपर खड़ा हुआ है, सो एक ब्रेन वॉश उन्होंने किया हुआ है। तो वो ये करेंगे, वो एनर्जी फैसिलिटीज पर भी हमला करने के लिए आएंगे, वो दोबारा भी अटैक करेंगे। इसलिए ईरान को किसी चीज पर एतबार नहीं है। और ईरान ये कह रहा है कि हमने एक्सेलरेट कर दिया है मिसाइल अपग्रेड्स को वाइल यूएस इजराइल फेस सप्लाई गैप्स। अमेरिका उस अंदाज में वो कह रहे हैं कि अपग्रेड मतलब प्रोडक्शन जब वो नहीं कर पा रहा है जिस अंदाज में हम कर पा रहे हैं, और उनसे ज्यादा बड़े इंटेंसिटी के साथ हमने जो है ना वो प्रोडक्शन शुरू कर दी। अमेरिका को सप्लाई गैप्स हैं, लॉजिस्टिक के मसाइल हैं, लेकिन हम तेजी के साथ प्रोडक्शन जब वो करते चले जा रहे हैं। और तस्नीम एजेंसी के मुताबिक ईरान ने मजीद टैंकर्स को पीछे भेजा है। मजीद टैंकर जब गुजरने की कोशिश कर रहे थे, ईरान ने उनको पीछे भेजा, यानी ईरान बिल्कुल स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ पर कंट्रोल रखे हुए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ईरान के जो फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर हैं और इस वक्त अहम तरीन एडवाइजर हैं, अली अकबर विलायती, बड़ी अहम बात उन्होंने किया। उन्होंने कहा है कि यूएस मैरीटाइम कंट्रोल इरा ओवर। वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका जो मैरीटाइम रूट्स को कंट्रोल करता था, कई दहाइयों से अमेरिका ये कर रहा है कि दुनिया के जितने भी समुद्री रास्ते हैं अमेरिका सिक्योरिटी के नाम के ऊपर उनको कंट्रोल करता है। तो उस अहद का इख्तिताम हुआ जाता है, उस इरा का इख्तिताम हुआ जाता है। अब अमेरिका वो पावर नहीं रहा, और ये हमने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ में करके दिखा दिया है कि वो दुनिया के अहम तरीन रास्ते को कंट्रोल नहीं कर सका, और ये हमारे कंट्रोल में है। सो उस इरा का, अमेरिकी पावर का वो इख्तिताम हुआ जाता है। और उन्होंने कहा है कि अब ईरान और उसके इत्तेहादी गारंटी करेंगे कंट्रोल ओवर स्ट्रेटेजिक मैरीटाइम कॉरिडोर्स। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने की है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ जो है, एंड अब ये बात अगली इससे भी बड़ी है, एंड स्ट्रेट ऑफ मलाका। स्ट्रेट ऑफ मलाका कहां पर है? स्ट्रेट ऑफ मलाका मिडिल ईस्ट में नहीं है। स्ट्रेट ऑफ मलाका जो है वो एशिया का वन ऑफ द सबसे अहम तरीन रूट है। ये मलेशिया और सिंगापुर के दरमियान है। ये वो रास्ता है कि जब आपने साउथ चाइना सी से इंडियन ओशन में आना है तो वो आपको सिंगापुर और मलेशिया के दरमियान जो छोटा सा रास्ता है उसको स्ट्रेट ऑफ मलाका कहते हैं, वहां से गुजरना पड़ता है। और ये चीन के लिए बड़ा मसला है, क्योंकि चीन के लिए वही एक रास्ता है, और वहां पर यानी अमेरिका की सारी प्रेजेंस है कि जब वो चाहे उस रास्ते को बंद करके चाइना की जो सप्लाई है उसको कट कर सकता है। इसलिए अब चाइना एक और रूट भी बना रहा है कि जब ऊपर वाले हिस्से में बर्फ पिघल रही है तो वो उस दूसरे रास्ते से भी अपनी जो ट्रेड है थ्रू ओशंस वो उसको जारी रखने की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन ये स्ट्रेट ऑफ मलाका जो वो एशिया का ये सबसे अहम तरीन रूट है। तो ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ की बात नहीं कर रहा है, ईरान अब स्ट्रेट ऑफ मलाका की बात कर रहा है, और बाबुल मंदब तो ईरान के ही कंट्रोल में है। तो वो कह रहे हैं कि इनको अब कौन कंट्रोल करेगा? इनको ईरान और उनके स्ट्रेटेजिक जो पार्टनर्स हैं वो अब इनकी सिक्योरिटी को गारंटी करेंगे। सो पार्टनर्स कौन है? चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया, हो सकता है एक दो और होंगे, लेकिन मेन पार्टनर्स तो यही हैं।
सो ये ईरान का बड़ा अहम मैसेज है कि ये तो अब ग्रेटर गेम है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ आप भूल जाएं, अब तो बाकी जो एक पूरी सिक्योरिटी है, मैरीटाइम सिक्योरिटी, वो ईरान और उसके इत्तेहादी कंट्रोल कर रहे होंगे, वो गारंटी करेंगे। तो ये हासिल उसूल है जो ट्रंप ने इस जंग से किया है। उधर मैक्रोन की मुलाकात जब वो नवाफ सलाम से हो रही है, जो कि लेबनान का प्राइम मिनिस्टर है, अगेन लेबनीज गवर्नमेंट और यूरोपियन मुनाफकत जो है वो इसराइल बहुत वहां पर जुल्म ढा रहा है। ब्राजील के सदर ये कह रहे हैं कि जो भी चीज प्रमोट की जा रही है रिगार्डिंग ईरान वॉर, उसकी जस्टिफिकेशन के तौर पर, दैट इज अ प्योर लाई। ये हमारे लिबरल को भी ये बात समझ आनी चाहिए और प्रेसिडेंट का ये बयान सुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये सब का सब झूठ पर मबनी है। जो बात भी इस वक्त ईरान जंग को जस्टिफाई करने के लिए की जा रही है इजराइल और अमेरिका की जानिब से, ये प्योर लाई है। उन्होंने फिर मिसाल दी, उन्होंने कहा कि जैसे इराक में केमिकल वेपन का इल्जाम लगाकर ये गए थे, इस तरह ये प्योर लाई है ईरान पर ये जंग का सारा प्रोपेगेंडा, सारा बयानिया। हमारे लिबरल्स को भी यहां तवज्जो देनी चाहिए। और आखिर में आप जरा रिपोर्ट देखिए वॉल स्ट्रीट जर्नल की बड़ी अहम रिपोर्ट है, इससे आप अंदाजा लगाइए कि ट्रंप की मेंटल हेल्थ और साथ क्या क्या माहौल वहां पर क्या है। वो ये कह रहे हैं कि ट्रंप एक तो खौफजदा है जमीनी जंग से, और दरमियान में पीट हेसेज इस तरह के लोग कह रहे थे कि खारज आइलैंड के ऊपर उतरा जाए, लेकिन ट्रंप ने उसका अप्रूवल नहीं दिया। ट्रंप को यह खतरा था कि यहां पर बहुत ज्यादा ह्यूमन लॉस हो जाएगा, बहुत ज्यादा फौजी मारे जाएंगे और यह बड़ा मसला हो जाएगा। फिर यह बात बड़ी इंपॉर्टेंट वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी रिपोर्ट में बताई है कि जब अमेरिकी पायलट गिरा है तो ट्रंप शाउटेड फॉर आवर्स, यानी उसकी हालत यह हो चुकी थी कि वो चीखो पुकार कर रहा था, वो शाउट कर रहा था सबके ऊपर, पीट हेसेज और ये इन सब के ऊपर, कि जल्द अज जल्द पायलट को निकालो। उसकी वजह क्या है? ट्रंप को यह खतरा था कि एक और हॉस्टेज क्राइसिस पैदा हो जाएगा। इससे पहले आपको याद है कि जब अमेरिकी एम्बेसी का वो हॉस्टेज क्राइसिस पैदा हुआ, वो एक अमेरिकी सदर की कुर्सी ले गया था, ठीक है ना, एक अमेरिकी सदर की कुर्सी ले गया था वो हॉस्टेज क्राइसिस। तो ट्रंप को यह खतरा था कि अगर पायलट पकड़ लिया ईरान ने तो ये ट्रंप की कुर्सी ले जाएगा, बहुत बड़ा क्राइसिस पैदा हो जाएगा। सो मैं आपको बताऊं, जैसे वर्ल्ड वॉर 2 है ना, तो उसमें जो फिल्में अगर आपने देखी हैं, सो उसमें हिटलर को हमेशा एक इस हालत में दिखाया जा रहा है कि उसकी मेंटल हेल्थ भी ठीक नहीं है, एंड वो शाउट कर रहा होता है हर वक्त अपने जनरल्स के ऊपर, क्योंकि आप शाउट तभी करते हैं जब आप हार रहे होते हैं, ठीक। और वो उसको एक संकी और बड़ा मेंटल सा, मतलब एक बड़ा गरूर वाला, तकब्बुर वाला और संकी, पागल, एक जनूनी, इस तरह से उसको दिखाया जाता है हिटलर को। तो ये वैसे क्या है? शाउट तो वो भी कर रहा है, मेंटल हेल्थ के सवाल तो उसके भी सारे आ रहे हैं। ये शाउट करना बेसिकली शिकस्त की भी अलामत होती है। तो आपने ईरानियंस का कोई ऐसा रिपोर्ट देखी जिसमें वो एक दूसरे के ऊपर शाउट कर रहे हो? अच्छा, इसमें अगली बात बड़ी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यह लिखा कि पायलट के हवाले से जो फौज है, पेंटागन है, वो सारी इंफॉर्मेशन ट्रंप को नहीं दे रही थी। फौज के पास रियल टाइम इंफो थी कि पायलट्स कहां पर हैं, वो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखे हुए थे, लेकिन ट्रंप को वो सारी डिटेल्स नहीं दे रहे थे। उनको खतरा यह था कि ट्रंप कहीं इस अंदाज में बिहेव ना करे, कोई ऐसी पोस्ट ना कर दे कि ये सारा रेस्क्यू ऑपरेशन जब वो खतरे में पड़ जाए। ये कितनी बड़ी बात है कि वहां पर एक तासुर बाकायदा इस प्रैक्टिकल सतह पर चला गया है कि उन्होंने वो इंफॉर्मेशन भी ट्रंप से छुपाई और उसको वो ब्रीफिंग्स नहीं दी उन्होंने। बस वो एक सरसरी सी बात बताते थे, लेकिन जो डिटेल डिस्कशंस हैं, डिटेल रिपोर्ट है, वो नहीं दी गई ट्रंप को, और खौफ ये इस वजह से नहीं दी गई। और दूसरी बात यह है कि ट्रंप के एडवाइजर्स ने उसको कहा है कि आप मीडिया अपीयरेंस कम करें, आप ट्रूथ सोशल के ऊपर ये जो बयान दागते रहते हैं इसको कम करें, क्योंकि इससे आपकी जो क्रेडिबिलिटी है वो डैमेज हो रही है। क्योंकि जब आपने मुसलसल बात करनी है तो पिछली बात देखिए, मुसलसल आप बात कैसे कर सकते हैं? आपने सुबह शाम इंटरव्यूज देने हैं, सुबह शाम स्टेटमेंट जारी करनी है, सुबह शाम आपने कोई हेडलाइंस क्रिएट करनी है, तो फिर मसाइल तो पैदा होंगे, एक से दूसरी बात मैच ही नहीं करेगी। अच्छा, ट्रंप ने इनिशियली एग्री किया, लेकिन उसके बाद फिर उसी रिवायती अप्रोच के ऊपर आ गया। और एक वाकया ऐसा हुआ वॉल स्ट्रीट जर्नल का, ये देखें वहां पर क्या चल रहा है। ये जंग जीतने वाले मामलात नहीं है। तो एक वाकया ऐसा हुआ है कि सब वहां पर सर पकड़ के बैठे हुए हैं। जो व्हाइट हाउस की स्पोक्स पर्सन है, उसको ट्रंप ने बताया
और जो जो किया उसके साथ, और कहा कि मैंने, मतलब वो बड़ी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन थी, वो उसने बताया कि मैंने एक जर्नलिस्ट को दे दी है, और वो जो प्रेस सेक्रेटरी है उसको भी थ्रू मीडिया पता चला कि अच्छा ये हुआ है, उसको भी पता नहीं था, और ट्रंप ने वो इंफॉर्मेशन जर्नलिस्ट को दे दी। सो आप देखेंगे ट्रंप की, उसका मकसद यह है कि बस एक बड़ी हेडलाइन क्रिएट होनी चाहिए, ठीक है ना, बस वाह वाह होनी चाहिए, बड़ी कुछ बड़ा, रोज कुछ ऐसा होना चाहिए कि सारी दुनिया के लोग तवज्जो करके देखें ट्रंप क्या कह रहा है, रोज कुछ ना कुछ हेडलाइन जो है वो क्रिएट होनी चाहिए। क्योंकि ट्रंप ने कई दहाइयों तक जब वो टीवी किया है, तो टीवी में ये आपको पता ना होता है रेटिंग और ये सारा। सो दुनिया और मुल्क तो इस तरह से नहीं चलाया जा सकते कि हमने मुसलसल, जब वो एक रिपोर्ट के अंदर ये बताया गया कि ट्रंप जब वो हर रोज, और ये पिछले टर्म से है कि वो एक रिपोर्ट मंगवाता है कि दुनिया में उसके बयानात को कितना सुना गया, क्या रिएक्शन दुनिया ने दिया, मतलब वो इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड है। और फिर इस रिपोर्ट में ये लिखा गया है कि ट्रंप जो स्टेटमेंट शेयर कर रहा होता है ट्रूथ सोशल के ऊपर, वो कोई कोऑर्डिनेटेड स्टेटमेंट्स नहीं होती। हालांकि कोऑर्डिनेटेड होनी चाहिए कि आपके एडवाइजर्स हैं, वो एक डिस्कशन हो, वो कोई पता नहीं है कि वो क्या नोट डाउन कर दे, क्या पोस्ट कर दे, वो पता भी नहीं। मिसाल के तौर पे इसमें उन्होंने लिखा है कि जो ट्रंप ने धमकी दी कि मैं सिविलाइजेशन को खत्म कर दूंगा, ये भी कोई कोऑर्डिनेटेड नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी नहीं थी। ये उसने खुद से पूछे बगैर, किसी से पूछने से मना दिया कि आप एक कोऑर्डिनेटेड अंदाज में काम कर रहे होते ना, तो वो बस उसने अपनी तरफ से वो ट्वीट कर दी, वो पोस्ट जब उसने कर दी। तो ये वहां पर जब सूरत हाल बनी हुई है। और उधर नॉर्थ कोरिया ने मजीद बैलिस्टिक मिसाइल जब वो फायर किए हैं, और वो कहीं ईस्ट सी जो है वहां जापान और साउथ कोरिया में इस वक्त खप पड़ी हुई है, और साउथ कोरिया के साहिलों के करीब जाकर जब गिरे। सो ये इस वक्त की ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके साथ शेयर किया हमने। राय सुलगा करें, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।